बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज 7 जनवरी सर्जरी पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर मीन, मीडियन, मोड सेंटर पे आके कोइंसाइड कर जाते हैं, 1 के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉमा हुआ है नेक पर और क्लैविकल से ऊपर एक स्वेलिंग आएगी जो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन या सिप्सन फेशिया के डिफेक्ट की वजह से आएगी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था कि उसमें थोरेसिक ट्रॉमा या नेक का ट्रॉमा होता है, सर्वाइकल प्लूरा डैमेज होता है और सुप्रा क्लेविकुलर एरिया पे स्वेलिंग देखने को मिलती होती है। स्टारी स्काई अपीयरेंस बर्किट लिम्फोमा में होती है। इसमें 8-14 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। न्यू बॉर्न है जिसमें इंटेस्टिनल कंटेंट थोरैक्स में आ गया और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है। तो ये कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया होता है। प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन सही से बनती नहीं है और ये बोक्टेरिक फोरामिना से होता हुआ आता है। एक पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाने के बाद जॉन्डस हो गया है, LFTs डिरेंज है, तो हेपेटाइटिस बी की तरफ जाना है। ओरोफिकल रूट से या फिको ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए जाएगा। मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस डी होता है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन हेपेटाइटिस ए है, लेकिन ज़्यादा लीथल कौन सा होगा, वो ई होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद साइटोमेगैलो वायरस है लेकिन LFT डिरेंज है, तो हेपेटाइटिस बी की तरफ जाना है। सेक्सुअल रूट से हेपेटाइटिस बी जाएगा। हेपेटोसेलुलर कैंसर क्या पॉजिटिव एजेंट हैप बी है। सिरोसिस हैप सी से होगा। नीडल स्टिक इंजरी हैप बी से होती है, 30% है। हैप सी से 3% है। HIV से 0.3 है। हेपेटाइटिस ए और ई ये नेकेड वायरस होते हैं। एंटी मलेरियल प्राइमाक्विन दी है जिसकी वजह से हिमोलिसिस हो गई है। दिस इज ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी। अब ये G6PD डेफिशिएंसी सल्फर ड्रग इन्फेक्शन एंटी मलेरियल फेवाबीन से होती है और प्राइमाक्विन G6PD डेफिशिएंसी करवा देती है। फास्ट पेन के लिए ग्लूटामेट है और स्लो पेन के लिए सब्सटेंस पी है। फास्ट पेन के लिए ए डेल्टा फाइबर, स्लो पेन के लिए टाइप C फाइबर है। रेडिएशन के बाद जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है वो ल्यूकेमिया है, लेकिन ब्रेन का मेनिंजियोमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज नॉर्थ वजीरिस्तान वाले एरिया में, वैसे इस जगह पर पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। और कौन सा थायराइड का कैंसर हेमाटोजिनस रूट से फैलता है, बोन और लंग्स में? आंसर इज फोलिकुलर कैंसर। जबकि पैपिलरी कैंसर कहाँ जाता है, ये लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला पेशेंट है तो पहले आपने सैंपल लेना है, ब्लड कल्चर भेजना है, फिर एंटीबायोटिक देनी है, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक देनी है। हर्टले सेल या ऑन्कोसिटिक कैंसर ये फोलिकुलर कैंसर होता है और ये थायराइड ग्लैंड का कैंसर होता है और ये बोन और लंग्स की तरफ फैल जाता होता है। एक पेशेंट है जिसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी था, उसको टेस्टिकुलर टॉर्शन हो गई है। मेन थिंग इज के वेसल्स के अंदर फिब्रिनाइट डेपोजिशन है। फिब्रिनाइट डेपोजिशन फिब्रिनाइट नेक्रोसिस में होती है और ये पॉलीआर्थराइटिस नोडुजा में भी देखने को मिल जाती है। तो यही क्वेश्चन है, फिब्रिन डेपोजिशन है तो ये पॉलीआर्थराइटिस नोडुजा में देखने को मिलती होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को राइट साइड ऑफ लीनिया एल्बा उसके ऊपर इंजरी हुई है। अब यहाँ पर इंफीरियर वेना कैवा पड़ा होता है। इनिशियली वो ठीक था लेकिन वो शॉक में चला गया, तो आई थिंक सो बेस्ट आंसर इज इंफीरियर वेना कैवा। तो इसकी तरफ आप चले जाओ। थायराइड का नोड्यूल है, मलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है तो आपने FNAC करवानी है। शिप यार्ड वर्कर प्लूरल प्लाक है तो ये एस्बेस्टोसिस की वजह से देखने को मिलते हैं। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की स्टरलाइजेशन करनी है। एंडोस्कोप के लिए 2% ग्लूटाराल्डिहाइड, ये रट्टा मार लो, 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। जो बीटा रिसेप्टर है हार्ट के ऊपर बीटा 1 होती है और बीटा 1 इसके अलावा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर भी पड़े होते हैं और वहाँ पर वो कार्डिक एक्सेलरेशन करवा देंगे। क्लियर? रेस्ट इंट्राक्रेनियल प्रेशर है तो कौन सी ड्रग नहीं देनी? आई थिंक सो बेस्ट आंसर शुड बी प्रोपोफोल। वैसे केटामीन भी कराती है लेकिन प्रोपोफोल आई थिंक सो बेस्ट आंसर बनता है। तो आगे चलते होते हैं। प्रोपोफोल भी है। आई थिंक सो बेस्ट आंसर कीटामीन है, सॉरी कीटामीन है बेस्ट आंसर। प्रोपोफोल भी कराती है लेकिन कीटामीन ज़्यादा रिसर्चेस वगैरह में आया हुआ है। अपेंडिसाइटिस में अम्बलाइकल पेन है तो ये T10 डर्माटोम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखने को मिलेगा। लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस में वेलवेटी लीजन है तो ये बैरेट इसोफेगस की वजह से एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा क्योंकि स्मोकिंग की हिस्ट्री है। तो अपर 2/3 में स्क्वेमस सेल कैंसर है जो अल्कोहल हॉट लिक्विड स्ट्रक्चर से होगा। लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा है जो कि क्रोनिक गर्ड बैरेट इसोफेगस की वजह से देखने को मिलेगा। सुपाइन पोजीशन के अंदर फॉरेन बॉडी सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट इंफीरियर लोब में जाती होती है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट पेरेंडियल राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, इन्फ्लेमेशन है तो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है जिसमें मर्फी साइन पॉजिटिव है तो ये एक्यूट
कैलकुलस कोलीसिस्टाइटिस है। अगला वेजिकुलर रैश है, तो ये चिकन पॉक्स का रैश होता है, ड्यू ड्रॉप्स आपको देखने को मिलता है, तो ये वेरिसिला जोस्टर वायरस से चिकन पॉक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेशेंट को रिकरेंट रीनल स्टोन है और एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो ये 2 पॉइंट पढ़ के लग गया। रीनल स्टोन मोस्टली क्यों हो गए, क्यों हो गए रीनल स्टोन? हाइपर कैल्सीमिया की वजह से, और हाइपर कैल्सीमिया हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से। और एपिगैस्ट्रिक पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि गैस्ट्रिन का लेवल ज़्यादा है, उसने अल्सरेशन करवा दिया है। तो ये मैन 1 सिंड्रोम में होता है। मैन 1 सिंड्रोम में 3P होते हैं, पैराथायरॉयड एडिनोमा जो हाइपर कैल्सीमिया रीनल स्टोन करवाएगा, P से पेनक्रियाटिक, उसमें गैस्ट्रिनोमा और इंसुलिनोमा आ जाएगा, और पिट्यूटरी एडिनोमा आ जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर म्यूटेशन होती है। टीबी के अंदर आपको जाइंट सेल्स देखने को मिलते हैं, वो होती है लैंगरहैन जाइंट सेल। जो लैंगरहैन जाइंट सेल है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं स्किन के अंदर। पेनक्रियास के लिए CA99 होता है ट्यूमर मार्कर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के ऊपर चले जाओ। नेक्स्ट इज मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड, तो इसके लिए कैल्सिटोनिन ट्यूमर मार्कर होता है। तो ट्यूमर मार्कर अच्छे से पढ़ के जाना, एक सवाल जरूर आता है। हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज होता है। अपेंडेक्टमी के अंदर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व डैमेज होती है, मैकबर्नीज पॉइंट पे देखने को मिलती है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो इलियो इंक्वाइनल नर्व पे चले जाना। नेक्स्ट इज एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन है, तो एपिगैस्ट्रिक एरिया में पेन फोरगट का रेफर होता है, और फोरगट को ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व सप्लाई करती है। अगर ये पेरिटोनियम का पेन होता तो बेस्ट आंसर इज लोअर इंटरकोस्टल नर्व। ओके, अगला पेशेंट है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया है, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है और सी पेप्टाइड का लेवल ज़्यादा है, दैट मीन्स एंडोजिनस इंसुलिन ज़्यादा है, तो उसको इंसुलिनोमा कहते हैं। अगर ये सी पेप्टाइड कम होता तो ये एक्सोजिनस इंसुलिन लिया है, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट आप कर लेना। 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मीडियल थाई पे पेन है, मीडियल थाई पे पेन है, तो यहाँ पे ऑब्चुलेटर नर्व होती है, L2, L3, L4, L2, L3, L4। अगला क्वेश्चन है कि एक बॉय है, यंग बॉय होगा जिसमें सारे सेल लाइंस कम है, पैनसाइटोपिनिया है और ब्लास्ट है, स्पेसिफिकली लिम्फोब्लास्ट हो गए, तो ये ALL में देखने को मिलता है। रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ALL वाले पेशेंट के अंदर। ओके, तो आगे चलते हैं। फीवर, वेट लॉस और लो ग्रेड फीवर, फटीग, तो ये 20 सिम्टम ऑफ मेलिग्नेंसी होते हैं। मेन थिंग इज के इसके अंदर आपको माइलॉइड सेल्स देखने को मिल रहे हैं और सप्लीनोमेगाली है। माइलॉइड सेल्स और सप्लीनोमेगाली CML में देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको BCR, ABL, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, मैसिव सप्लीनोमेगाली होती है। AML अडल्ट्स में होगा, इसमें माइलोब्लास्ट हो गए जो कि इमेच्योर सेल्स होते हैं, और रोड्स होते हैं, MPO पॉजिटिव है, PML रारा 15-17 ट्रांसलोकेशन की होती है ट्रांसलोकेशन, और इसमें आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड यूज होते हैं। ALL बच्चों में होता है, इसमें लिम्फोब्लास्ट होते हैं जिसमें TDT पॉजिटिव है। CML अडल्ट्स में होता है, मैसिव सप्लीनोमेगाली, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922 ट्रांसलोकेशन होती है। CLL एल्डरली पेशेंट में होता है, समाल मेच्योर लिम्फोसाइट और समच सेल होते हैं। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में डिस्प्लास्टिक बोन मैरो के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। एल्डरली पेशेंट है जिसमें वंस अगेन मेच्योर लिम्फोसाइट और समच सेल हो गए, तो ये CLL की तरफ जाना है। इंटेंस ईचिंग आफ्टर टेकिंग शावर लेने के बाद इंटेंस ईचिंग होती है। रेड कॉम्प्लेक्शन है, सप्लीनोमेगाली है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, हेमाटोक्रिट ज़्यादा है, एरिथ्रोपोइटिन कम है, तो ये पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा होता है, और इसके लिए हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं। कौन सी TB की दवाई आइस को अफेक्ट करती है? तो वो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इथेम्ब्यूटोल से होती है। आइसनियाजाइड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कराती है। रिफेम्पिन से रेड ऑरेंज यूरिन होता है, इथेम्ब्यूटोल से ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है, पिराजेनामाइड से गाउट देखने को मिलता होता है। तो आगे चलते होते हैं। मेनिंजाइटिस का टिपिकल सिनेरियो है, मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में सेफ्ट्राइक्सोन, वेनकोमाइसिन और स्टेरॉइड्स देते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो उससे ट्रांसुडेट क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन में एक्सुडेट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन में इन्फ्लेमेशन है जिसमें बैक्टीरियल सेलुलाइटिस है और एक्सुडेटिव फ्लूइड है। एक्सुडेटिव फ्लूइड के अंदर प्रोटीन सेल रिच फ्लूइड होता है, क्लाउडीनेस देखने को मिलती है। कौन सा सब्सटेंस क्रॉस नहीं कर पाता? मसल डिस्ट्रोफी को छोड़ दो, एल्ब्यूमिन ग्लोमेरुलस को क्रॉस नहीं कर पाता होता, क्योंकि साइज और नेगेटिव चार्ज वगैरह देखने को मिलता है। थायराइड का कैंसर है जिसमें ऑर्फन एनीआई न्यूक्लियस सेमोमा बॉडी है, तो ये पैपिलरी थायराइड कैंसर में होता है जो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता होता है। जबकि वो कौन सा कैंसर है जो कैप्सुलर वास्कुलर इन्वेजन करता है? तो वो फॉलिकुलर कैंसर है।
अगर दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो को डोमिनेंस कहलाती होती है। अगला क्वेश्चन में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और एप्पल ग्रीन बायरफ्रेंजेंस है। कैसे पता लगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम है? प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा है और एप्पल ग्रीन बायरफ्रेंजेंस ऑन कॉन्गो रेड स्टेनिंग। तो ये किस में होती है? मल्टीपल अमाइलाइडोसिस है और अमाइलाइडोसिस मल्टीपल माइलोमा में होती है। मल्टीपल माइलोमा में IgG का लेवल सबसे ज़्यादा होता है 60%, फिर IgA आती है 20 to 25, फिर IgM आती है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्रैप क्राइटेरिया होता है। क्रैप के अंदर C से हाइपर कैल्सीमिया और C से क्लॉक फेस क्रोमेटिन होगा, R से रीनल फेलियर और R से रोलेक्स फॉर्मेशन है, A से अनीमिया है, बोन में बोन लिटिक लीजन, पंच आउट लीजन, बैक पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज वीकनेस ड्यूरिंग सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन। अब ये दोनों काम बाइसेप्स करवाता है और बाइसेप्स को मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, C5, C6, C7 सप्लाई करती है। शोल्डर की पोस्टीरियर ट्रॉमा है और लैटरल रोटेशन नहीं हो पा रही। अब सिट्स मसल के फंक्शन देख लो। जो सुप्रास्पाइनेटस है वो क्या करेगा? 0 से 15 डिग्री की एबडक्शन करेगा। इंफ्रास्पाइनेटस लैटरल रोटेशन, टेरिस माइनर लैटरल रोटेशन, टेरिस मेजर मीडियल रोटेशन, सबस्कैपुलरिस मीडियल रोटेशन। तो ये सारे रट्टा मार लेना। नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन वाला पेशेंट है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया है। कैसे पता लगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हेमोप्टिसिस है। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी है, जबकि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम D डायमर्स करवा देते हैं। पायोजेनिक साइटिस ई कोलाई की पायोजेनिक साइटिस मतलब साइटिस टैप किया उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो ई कोलाई है। तो एक बात रट्टा मार लेना, जो असाइटिस टैप में या सिंपल पैरोटिनाइटिस में ई कोलाई आएगा, लेकिन पायोजेनिक पैरोटिनाइटिस में बैक्टीरियोइड आएगा और पुरपुरल सेप्सिस में GBS आ जाएगा। ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस। मिक्स्ड सलाइवरी ग्लैंड सबमैंडिबुलर होता है, पैरोटिड सीरस होता है और सबलिंगुअल म्यूसिनस ग्लैंड होता है। तो पैरोटिड सीरस है, थिक कैप्सूल होता है, इसकी जो डक्ट होती है लॉन्ग होती है, वाइड होती है। आई थिंक सो उसकी डक्ट को स्टेंसन डक्ट कहते हैं मेरे ख्याल से, हाँ स्टेंसन डक्ट कहते हैं। और इसमें जो सेल्स होती है वो एसिडोफिलिक सेल्स होती है। एसिडोफिलिक का मतलब होता है कि एसिड को पसंद करने वाले सेल्स होते हैं। अगला है सबमैंडिबुलर का रट्टा मार लेना कि जो सबमैंडिबुलर होती है ना, सबमैंडिबुलर उसमें कैप्सूल होता है और इसकी जो डक्ट होती है उसको वाटन डक्ट कहते होते हैं और नैरो होती है। सबलिंगुअल म्यूसिनस होती है, उसमें कैप्सूल नहीं होता, डक्ट भी नहीं होती, बेसोफिलिक होता है। एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग की आर्टीरियल सप्लाई वो लिंगुअल आर्टरी होती है। सेंसरी सप्लाई भी लिंगुअल नर्व आपको देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट इज फ्राई सिंड्रोम को गस्टेटरी स्वेटिंग कहते हैं। जब आप रोटी खाते हैं तो आपको प्री ओरिकुलर रीजन के अंदर स्वेटिंग देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ओरिकुलर टेम्पोरल नर्व इंजरी हो जाती है और वो ग्रेट ओरिकुलर नर्व के साथ कंबाइन कर लेती होती है। क्लियर? गस्टेटरी स्वेटिंग कहते होते हैं। एपिस्टेक्सिस है तो आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस इज सफिनो-पैलेटाइन आर्टरी। एरिया लिटल एरिया होता है, एंटीरो इन्फीरियर 1/3 ऑफ सेप्टम में देखने को मिलता होता है और किसल बैक प्लेक्सस होता है। अब ये जो सफिनो-पैलेटाइन आर्टरी है ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच देखने को मिलती होती है। अगला क्वेश्चन में क्रॉनिक डायरिया है, फुल स्मेलिंग स्टूल है यानी ग्रीजी स्टूल है, स्टीटोरिया है। स्टीटोरिया में फैट सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, A, D, E, K। तो इसमें बेस्ट आंसर शुड बी द विटामिन A है। इसके बाद आगे हम आगे चलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर 2 एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, एक लिनोलिक एसिड है और दूसरा लिनोलेनिक एसिड है। नेक्स्ट इज इस्कीमिक कोलाइटिस। ट्रांसवर्स कोलोन क्या है? तो जो ट्रांसवर्स कोलोन है उसका जो मेजर पार्ट है प्रॉक्सिमल 2/3 है, उसको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है, खासतौर पर मिडल कोलिक आर्टरी सप्लाई करती है। कैपोसी सार्कोमा ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 से होता है, HIV वाले लोगों में देखने को मिलता है। दूर की नज़र खराब है तो उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, मायोपिया, और इसके लिए कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस यूज करते होते हैं। मोस्ट कॉमन आर्टरी MI के अंदर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आती है, लेकिन अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर आ जाए तो उसमें राइट कोरोनरी आर्टरी की तरफ जाना है, क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। PSVT वाला पेशेंट है और पेशेंट को एस्थमा भी है, ये भी बात नोट कर लेना। एस्थमा वाले पेशेंट में एडिनोसिन और बीटा ब्लॉकर नहीं देते। बेस्ट आंसर शुड बी CCB वेरापैमिल, आई थिंक सो यही बनता है। पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस करते हैं, सिंपैथेटिक
सिंथेटिक वाले नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करते हैं। ड्राई कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फान देनी है, ये ओपियाइड का पार्शियल एगोनिस्ट देखने को मिलता होता है। अगला पेशेंट है जो टाल है, थिन है, अरेक्नोडेक्टाइली है और लेंस डिसलोकेशन है, खासतौर पर सुपीरो टेम्पोरल, तो ये मार्फन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। फिर क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर फिब्रिलिन जीन की म्यूटेशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। काउंसलमैन बॉडी एपोप्टोसिस से बनती है, वायरल हेपेटाइटिस येलो फीवर में बनती होती है। सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है और आईजीएम पॉजिटिव है। आईजीएम का मतलब एक्यूट और आईजीजी का मतलब क्रॉनिक, तो एम है तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस है। अब हाइपोथैलेमस में डोपामीन प्रोड्यूस होता है और डोपामीन प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, वही इनहिबिटरी इनपुट देता होता है। आरटीए हुआ है, मैसिव ब्लड लॉस हुआ है, तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने वाला अर्ली डीसीटी होता है। कैसे? जब ब्लड लॉस होता है तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से परफ्यूजन कम होती है, तो मैकुलर डेंसा के पास सोडियम नहीं आता, तो मैकुलर डेंसा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को स्टिमुलेट करता है, वो रेनिन प्रोड्यूस करते हैं और रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोस्टेरोन सिस्टम से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है, SGLT2 से आपको देखने को मिलती होती है। अगला पेशेंट है जिसको लंग्स का कैंसर है और HB काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो लंग्स के कैंसर ने एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस किया है, जिससे हेमाटोक्रिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगला पेशेंट है जिसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसको टॉर्सोडीज डी पॉइंटिस कहते हैं, और बता दिया कि पोटेशियम का लेवल कम है, टॉर्सोडीज डी पॉइंटिस। तो एक बात रट्टा मार लेना, टॉर्सोडीज डी पॉइंटिस या पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो ये बढ़ जाता होता है। ठीक हो गया? तो अगर बीटी करवाना है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या करवा दो? कमी करवा दो। क्लियर? लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको कम कर दो, तीनों को कम कर दो तो टॉर्सोडीज डी पॉइंटिस हो जाएगा। इस पेशेंट में पोटेशियम कम था तो हाइपोकैलेमिया कॉज होता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद दो पॉसिबिलिटी है, या तो हाइपोकैल्सीमिया होगा या हाइपरकैलेमिया होगा। अब इस पेशेंट को कार्पोपेडल स्पैज़म है, तो ये स्पैज़म क्यों हुआ? कैल्शियम के कम होने की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। पफी स्किन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। जब TRH दिया तो TSH बढ़ गया, इसका मसला टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, मसला हाइपोथैलेमस के अंदर है। सीवियर PPH के अंदर सबसे पहले यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं, फिर इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करते होते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर है, तो जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपने BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन वगैरह चेक करनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन है, बेरियम एनीमा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है थंब प्रिंट साइन, ये स्पेसिफिक है। अगर ब्लडी डायरिया हो, एक्यूट प्रेजेंटेशन हो, थंब प्रिंट साइन पॉजिटिव हो, ब्लड प्रेशर कम हो, तो आपने इस्कीमिक कोलाइटिस की तरफ जाना होता है। फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस और ट्यूमर, वायरस इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल के लिए नेचुरल किलर सेल और साइटोटॉक्सिक T सेल देखने को मिलते हैं। सही हो गया? अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में स्पास्टिक पैरालिसिस, हाइपरटोनिया, हाइपररिफ्लेक्सिया, सब चीज़ें एग्जैजुरेट हो जाती है, क्लोनस भी देखने को मिलती होती है। फाइब्रॉइड यूट्रस है, लेकिन फाइब्रॉइड्स में स्मूथ मसल ग्रो करते हैं, ग्लैंड्स और स्ट्रोमा का साइज कम होता है, दिस इज ड्यू टू एट्रफी। ब्रोकास एरिया पोस्टीरियर, इंफीरियर, फ्रंटल, गायरस में देखने को मिलता है। एरिया 44, 45 नॉन फ्लुएंट एफेजिया देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पेशेंट को एंटीरोग्रेट एमनीजिया हो चुका है, कि वो पास्ट इवेंट को रिकॉल कर पा रही है, न्यू मेमोरी बना नहीं पा रही, तो एंटीरोग्रेट एमनीजिया हिपोकैम्पस की लीजन की वजह से होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए न्यू प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए होती है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म क्या करवाती है? वर्निकीज एन्सेफेलोपैथी, कन्फियन, एटेक्सिया, निस्टैग्मस, ये करवा देती होती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है और उसने लूप डायूरेटिक यूज़ की होगी, जिससे तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, पीएच देखो बढ़ गई है और बाइकार्ब भी बढ़ गया है, तो ये मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, जिसकी कंपनसेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ गई है, तो ये कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। तो अगला पेशेंट को इंसीजनल हर्निया है। क्लियर? अब जो हर्निया है, हर्निया का जो सैक है, उससे जो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट पे जो लेयर होती है वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस होती है। अब जो इंसीजनल हर्निया है उसमें एब्डोमिनल वाल के डिफेक्ट में से हर्निया निकलता होता है, तो जो सबसे लास्ट लेयर होगी ना एब्डोमेन की, वो लेयर होगी जो हर्निया सैक के साथ इन कॉन्टैक्ट होती है। अगर
अम्बलाइकस कह रहा हूँ, अगर अम्बलाइकल हर्निया है, अम्बलाइकस से हो रहा है और सैक से कवर है तो ये ओम्फैलोसील होता है। इसके साथ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं? जब मेटाफेज आता है जिसमें वो इक्वाटोरियल प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम इकट्ठे हो जाते हैं। सेल्फ म्यूटिलेशन, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो ये लीश-नीहान सिंड्रोम है। हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस, फटीग, लैक्टेशन, एमेनोरिया है तो ये शी-हान सिंड्रोम है। फर्स्ट वेब में जो अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वेब की लिम्फेटिक ड्रेनेज इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में होती है। फर्स्ट और सेकंड की इंफ्राक्लेविकुलर की होती है, थर्ड और फोर्थ की एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड में जाती है। थंब की इंफ्राक्लेविकुलर में, जबकि मिडल रिंग लिटिल फिंगर की सुप्राक्लेविकुलर पे। तो इसको आपने रट्टा मार लेना। क्लियर? तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल पेन है, यहाँ पे स्प्लीन होती है वो रप्चर हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया है, तो स्प्लीन रप्चर हो चुकी है। पेशेंट को इंटेंशन ट्रेमर है और तो ये सेरिबेलर लीजन है। सेरिबेलर लीजन में स्पेसिफिक साइन इज डिसडियाडोकोकाइनेसिया, क्योंकि इसमें आप रैपिड रिदमिक मूवमेंट्स करते होते हैं। जब सेरिबेलम ठीक नहीं होगा तो ये मूवमेंट भी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज ए गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया, जिसको ब्रूटॉन्स ए गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया कहते हैं। इसमें बी सेल्स की मैच्योरेशन नहीं हो पाती, सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम होती है। क्लियर? एक पेशेंट को आपने मतलब स्टिचिंग करनी है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है हेड का, तो स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए लोकल लगाते हैं और लोकल के साथ एपिनेफ्रिन भी ऐड करते हैं, 2% लिग्नोकेन विद एपिनेफ्रिन। क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रिन वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, एनेस्थीसिया को प्रोलॉन्ग कर देती है, ब्लीडिंग को कम कर देती है। बुपिवकिन की अर्लीस्ट टॉक्सिसिटी में टिनाइटस है और लेट टॉक्सिसिटी में एरिथमियास देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज इयोसिनोफिल का लेवल ज़्यादा है और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो रट्टा मारना, इयोसिनोफिल दो ही कंडीशन में होते हैं, एलर्जी में और पैरासिटिक में। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो आप एस्थमा की तरफ चले जाओगे। गैस्ट्रिक अल्सर वाला पेशेंट है और उसको डेंटल पेन है तो ऐसी एनाल्जेसिक देनी है जो आप गैस्ट्रिक अल्सर में सेफली दे सके। तो आप एनसेड नहीं दोगे, आप पैनाडोल दोगे, एस्टामाइनोफिन दे दोगे। रिकरेंट एपिसोड ऑफ एपिस्टेक्सिस बार बार होना, म्यूकोकुटेनियस टेलेंजेक्टेजिया होना और एवी मैलफॉर्मेशन होना, तो ये ओस्लर वेबर रिंडो सिंड्रोम है जिसको हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेजिया कहते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। कौन सी ड्रग डायबिटीज़ वाली जो लैक्टिक एसिडोसिस करवा देती है? वो मेटफॉर्मिन है। तो रीनल फेलियर में हम यूजुअली नहीं देते होते। सिगरेट स्मोकिंग में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जो कैंसर करवा देते होते हैं। क्लियर? तो जब हम सबक्लेवियन वेन के अंदर सीवीपी लाइन डालते हैं तो नीमोथोरैक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ट्राइजेमिनल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, टिक डोलरू करवा देता है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामेज़ापिन है। कौन सा मसल रेडियल टुब्रोसिटी पे अटैच होता है? तो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल रेडियल टुब्रोसिटी पे अटैच होता है। क्लियर? अब बाइसेप्स का फंक्शन क्या होता है? बाइसेप्स का फंक्शन था फ्लेक्शन करना और सुपिनेशन करना। ठीक हो गया, फ्लेक्शन करना और सुपिनेशन करना। ओके, तो ये आप रट्टा मार लेना। तो ये तो रेडियल टुब्रोसिटी के ऊपर ये होता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है अल्नर टुब्रोसिटी पे कौन सा मसल अटैच होता है? तो उसका मेन फंक्शन है अल्नर टुब्रोसिटी के ऊपर ब्रेकियालस मसल अटैच होता है जो वंस अगेन एल्बो की फ्लेक्शन करता होता है। तो आगे चलते होते हैं, पेशेंट ने एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो गया तो एस्पिरिन को निकालने के लिए सोडा बाइकार्बोनेट दे देते हैं जो यूरिन की एल्कलाइनाइजेशन कर देता होता है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और HDL कम है। HDL कम है क्योंकि HDL को बनाने के लिए हमें एक एल-कैट एंजाइम चाहिए होता है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल साइल ट्रांसफरेज है। नेक्स्ट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हमें 3 कोफैक्टर चाहिए, B7 पायरोवेट कार्बोक्सिलेज के लिए, B3 और B6, ये 3 हमें कोफैक्टर चाहिए ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। एक स्टूडेंट है जिसको एलर्जिक रिनाइटिस हो चुका है, एलर्जी को रिलीव करना और सेडेशन कम से कम हो। तो मैंने बताया था कि जो H1 ब्लॉकर है उसमें फर्स्ट जनरेशन वाली सीडेशन करवाती है, सेकंड जनरेशन वाली नहीं करवाती। तो आप कौन सी ड्रग दोगे? सेकंड जनरेशन में लोराटिडीन है। लोराटिडीन, फिक्सोफिनाडिन, डेसलोराटिडीन, सेट्राजीन, ये सारी हमारी क्या होती है? ये सेकंड जनरेशन की है। जबकि फर्स्ट जनरेशन में डाइफिन हाइड्रामीन, डाइमीन हाइड्रानेट, क्लोरफेनिरामीन और डॉक्सालामीन ये यूज़ होती है।
ओके, नेक्स्ट इज पेन है और स्वेलिंग है, तो पेन को मीडिएट करने वाला ब्रेडिकाइनिन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में डिस्निया, ऑर्थोपनिया, पल्मोनरी एडिमा है, तो ये प्लाज्मा कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एडिमा होता है। 12 साल का लड़का जिसमें जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग है, प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा है, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। मोस्ट कॉमनली ये मिनिमल चेंज डिजीज़ हो सकता है, इसमें प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर। तो जो सी वेव है, सी वेव ईसीजी के ऊपर तो इतनी नज़र नहीं आती, सी वेव जेवीपी पे देखने को मिलती है। तो जेवीपी पर तो जो सी वेव होती है वो राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। जब राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एवी वाल्व की क्लोजर होती है और एवी वाल्व की बल्जिंग देखने को मिलती है। और जो सी वेव है देखो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ कर रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद आ रही है। एक बात याद रख लेना, जो ए वेव होती है वो राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर आपका फिर आपका सी वेव आती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा, राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन आती है तो सी वेव आती है। फिर उसके बाद एक्स डिसेंट आता है, फिर एट्रिया की फिलिंग होती है तो वी वेव देखने को मिलती है। फिर एट्रियम की एम्टाइंग होती है तो वाई आपको देखने को मिलती होती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चेस्ट एक्सरे पे नॉचिंग है तो ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की नॉचिंग की वजह से होती है। पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा में देखने को मिलती है। पैलर फटीग एनीमिया है, एचबी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन देखो सीरम होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा है। अगर होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा है तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, तो आपने मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल को देखना है। अगर ये नॉर्मल है तो फोलेट, अगर ये ज़्यादा है तो B12 डेफिशिएंसी है। किस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है जिसका हमारी बॉडी में इतना खास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। नंबरस ऑन मीडियल साइड ऑफ हैंड एंड फोर आर्म, दैट मीन्स C8 और T1 कंप्रेस हो चुकी है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है जो कि सर्वाइकल रिप की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा ये पैनकोस ट्यूमर की वजह से भी देखने को मिल सकता होता है। एक प्रेग्नेंट पेशेंट है जो एंटी कोआगुलेंट वारफरीन लिया है जिससे नेजल हाइपोप्लेजिया हो गया है, तो वारफरीन टेराटोजन है। अब ये सारे टेराटोजन मैंने गायनी वाले पेपर में एक्सप्लेन किया है, चलो मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। एस इनहिबिटर रीनल फेलियर करवाती है, जब रीनल फेलियर होगा तो यूरिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ओलिगोहाइड्रोमनियाज हो जाएगा। इसके अलावा हाइपोकैलवेरिया, कैलवेरिया स्कल के वॉल्ट को बोलते हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिक होती है। अल्काइलेटिंग एजेंट में डिजिट्स एब्सेंट हो जाते हैं। एंटी एपिलेप्टिक में रट्टा मार लेना, 2 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग टेराटोजन नहीं होती, लैमोट्रिजीन और लेविटिरासिटाम, बाकी सारी हो जाती है। सबसे ज़्यादा वेल्प्रोइक एसिड होती है। फोलेट की डेफिशिएंसी करवाती है, तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कार्डिक डिफेक्ट, क्लेफ्ट पैलेट, नेजल हाइपोप्लेजिया, फेशियल डिस्मॉर्फिज्म करवा देती है। डाइथाइलस्टिलबेस्टिरोल, इससे वेजाइना का क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा हो जाएगा। फ्लोरोक्विनोलोन कार्टिलेज को डैमेज कर देती है। फोलेट एंटागोनिस्ट वंस अगेन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाती है, लाइक मिथोट्रेक्सेट, ट्राइमिथोप्रिम। विटामिन ए एक्ने के लिए फीमेल यूज करेगी, उससे माइक्रोशिया, CNS, कार्डिक, थाइमस के डिफेक्ट हो गए। लिथियम बाइपोलर डिजीज के लिए तो उससे एब्स्टीन एनॉमली हो जाएगी। मेथीमाजोल से एप्लेजिया क्यूटिस हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन से तीत की डिस्कलरेशन होती है। थैलिडोमाइड से फोकोमिलिया हो जाएगा। वारफरीन से नेजल हाइपोप्लेजिया, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, स्टिपल्ड एपिफाइसिस और सेरिब्रल हैमरेज हो जाएगा। दैट इज वाई प्रेगनेंसी में हेपरिन यूज करना। V/Q रेशो बढ़ रही है, दैट मीन्स के वेंटिलेशन ज़्यादा है और ज़ाया हो रही है। वेंटिलेशन ज़ाया हो रही है तो ये डेड स्पेस है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है जिसमें परफ्यूजन 0 होती है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ चेस्ट, तो ये फ्लेयर चेस्ट होती है, 2 या 2 से ज़्यादा रिब्स 2 या 2 से ज़्यादा जगह से टूट गई है। ओके, नेक्स्ट इज एक पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और 8 वीक का एमेनोरिया है। मोस्ट कॉमन काजेस एंड ओव्यूलेशन, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है तो इसमें मोस्ट कॉमन काज ऑफ एमेनोरिया इज एंड ओव्यूलेशन, और उसका भी मोस्ट कॉमन काज PCOS हो जाएगा। एंटी TPO, एंटी थायरोग्लोबुलिन, एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी, ये हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में देखने को मिलती है। पोस्टमार्टम थ्रोम्बोसिस में चिकन फैट सुपरनेटेंट जिसमें येलो अपर लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया
में मैटरनल डीएनए आपको देखने को मिलता है, माँ से हमेशा डिराइव्ड होता है। ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक है पेशेंट को, और कैरोटिड ब्रूई है। कैरोटिड ब्रूई का मतलब है कि कैरोटिड आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो इसके लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे। पोस्टीरियर डूडिनल अल्सर है, तो इसमें गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी होती है, वो ब्लीड करती है। स्टोमक का लेजर कर्वेचर है, वहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। स्टोमक के जो पोस्टीरियर वाल है वहाँ पे सप्लिनिक आर्टरी देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। एक आरटीए पेशेंट है, इसके बाद ट्राईएच कर रहे हैं। ट्राईएच में याद कर लो रेड येलो ग्रीन ब्लैक होता है। रेड में पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिटिकल होते हैं, हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है। जो येलो होता है इसमें जो जिनको अर्जेंट नहीं चाहिए होती लेकिन फिर भी डिमांड चाहिए होती है, तो जो येलो है, येलो में आप ट्रीटमेंट को डिले कर सकते हैं। लाइक कोई सीरियस इंजरी है लेकिन पेशेंट स्टेबल है, इस केस में पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है तो येलो में जाएगा। ग्रीन में तो माइनर इंजरी है, और ब्लैक वाले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मर जाती है। क्लियर, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज के डायबिटीज़ वाला पेशेंट है जिसको परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया है, तो डायबिटीज़ में माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है। 24 आवर का माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया वगैरह के लेवल्स करवाते होते हैं। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इसके साथ एक्सटर्नल लैरिंजल नर्व होती है, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लैरिंजल नर्व होती है। ये सुपीरियर और इंफीरियर पोल पे होती है। ओके, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला पेशेंट है, तो इसमें ब्लड कल्चर करवाएंगे, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स वगैरह देते होते हैं, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स वगैरह देते होते हैं। नेक्स्ट इज के पेशेंट है जिसको डिफिकल्टी रेजिंग द आर्म, ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पा रही, रट्टा मारना, ओवरहेड एबडक्शन, सिराटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस ये कंट्रोल करता है। और दूसरा ये है कि उसका स्कैपुला प्रोमिनेंट हो जाता है जब वो पुश करता है अगेंस्ट द वॉल, तो उसको विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहते हैं। उसको लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है, C5, C6, C7 है। इसके बाद एक हाउस ऑफिसर ने NaCl बहुत सारा डाल दिया उस बच्चे के अंदर। NaCl एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी, तो पानी सारा का सारा वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, अल्लाह केमिस्ट्री आ गई है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लिमिटिंग सबस्ट्रेट होता है। ये चीज़ें देख के मुझे केमिस्ट्री से नफरत है। सबसे ज़्यादा कॉमन साइटोक्रोम P450 3A4 होता है, CYP 3A4 ये मोस्ट कॉमन होता है। ब्रेन इन्फॉक्शन के अंदर रिकोफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH है, पहले फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं, अगर उसे ठीक नहीं हो रहा तो डिमेक्लोसाइक्लिन हम देते होते हैं। CSF प्रोड्यूस होता है वाया कोराइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होता है। क्लियर, फिशरमैन है जिसमें क्रॉनिक लिम्ब स्वेलिंग एलिफेंटियासिस हो गया है ड्यू टू फिलारियासिस, तो ये वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है। रट्टा मारना वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और लोवा, इसके लिए डाइथाइल कार्बामेजिन देनी है। ओनकोसर का वॉल्वुलस में रिवर ब्लाइंडनेस होती है, ओनकोसर का वॉल्वुलस स्ट्रैंगुलाइट्स, इसके लिए आइवरमेक्टिन देते हैं, और एस्कैरिस के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और पैरेंटल पामोइड ये देते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होगी, लाइक विजाइना में देखने को मिलेगी। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड है ना, ये आपकी स्किन वगैरह में देखने को मिलती है, स्किन में, डॉर्सम टंग में, जिंजाइवा में, लिंगुअल पैलाटाइन टॉन्सिल में, लेबिया मजूरा में, एनस बिलो द हिल्टन लाइन। बाकी जो इंटरनल एरियाज है वहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड है, लाइक आपकी ओरल कैविटी, इसोफेगस, ट्रू वोकल कॉर्ड, वजाइना, फीमेल यूरिथ्रा, कॉर्निया, एक्टोसर्विस, एनस अबव हिल्टन लाइन या पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन। मेन थिंग इज कि जो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम है वो स्वेट ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड में देखने को मिलता है, जबकि कलमनर वाला सलाइवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ट्रैक में होती है। BRCA म्यूटेशन से लैरेंजियल कैंसर नहीं होगा, बाकी कैंसर हो सकते हैं, यहाँ तक कि पेनक्रियाज का भी कैंसर हो गया। DRE से करके हम प्रोस्टेट का पोस्टीरियर लोब, क्योंकि DRE में हम रेक्टम सेंटर हो रहे हैं ना, तो पोस्टीरियर लोब को हम पालपेट वगैरह कर सकते होते हैं। अगर हर्निया इन्फीरोलैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल है तो वो फेमरल हर्निया, सुपीरोमीडियल हो तो वो इंग्वानल हर्निया है। हैसलबैक ट्रायंगल से डायरेक्ट हर्निया एंटर होता है जो मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होता है।
नेक्स्ट इज फेशियल नर्व 7वीं है, एब्ड्यूसन 6ठी है और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक डैमेज है 6ठी 7वीं और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, दैट मीन्स पॉन्स डैमेज हो चुका है जिसको बेसिलर आर्टरी सप्लाई करती होती है। अगर डक्टस आर्टरियोसिस ना बंद हो तो वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस बना देता होता है। लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट उसका लिम्फ नोड होता है, कौन सा होता है? बेस्ट आंसर शुड बी द एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, वो ऑप्शन में नहीं है तो लैटरल में ही चले जाओ। ओके क्लियर। अगर लोअर रिब्स का फ्रैक्चर है तो कौन सी रिब्स ज़्यादा डैमेज होगी? लोअर रिब्स में इंफीरियर रिब्स 9वीं 10वीं 11वीं और इसमें स्प्लीन उड़ जाएगी लेफ्ट साइड के ऊपर। अयोर्टिक आर्च कीमो रिसेप्टर किस चीज़ को अगर स्टिमुलेट होते हैं तो वो क्या हो गए? स्टिमुलेट होने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो ब्रेडिकार्डिया करवा देते होते हैं। आईटीपी में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज द स्टीरॉइड्स, अगर उससे ना ठीक हो तो इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, उससे भी ना ठीक हो तो सप्लीनेक्टमी कर दो। क्लियर। क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसमें अल्कोहल वाले में लीवर में स्टीटोसिस या फैटी लीवर देखने को मिलेगा। एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं वो एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं। पोस्टीरियर फोल्ड में पोस्टीरियर लिम्फ नोड होते हैं, एपेक्स में एपिकल होते हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज आरटीए हो चुका है, ब्लड लॉस हो चुका है तो लीस्ट अफेक्टेड पैरामीटर आफ्टर हैमरेज, तो जो हिमेटोक्रिट है उसको उतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन एचबी कम हो जाता होता है। इसकी वजह यह है जब ब्लड लॉस होता है ना तो प्लाज्मा भी जाता है, आरबीसी भी जाते हैं तो हिमेटोक्रिट को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होता। अगले क्वेश्चन में 3D नोट करो। डिस्निया होता है इसमें, सॉरी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर है जिसको हाइपोटेंशन कहते हैं, डिस्टेंडेड नेक वेन्स और तीसरा मफल्ड हार्ट साउंड या डिस्टेंट हार्ट साउंड। तो ये कार्डिक टेम्पोनार्ड में आती है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का शॉक है। अब दोबारा शॉक है जिसमें सीवियर हाइपोटेंशन है। देखो जब हाइपोटेंशन आ जाए ना तो वो स्टेज 1 और 2 नहीं हो सकता, स्टेज 1 और 2 कंपनसेटरी है, उसमें तो बीपी मेंटेन रहता है। अगर सीवियर हाइपोटेंशन है और यूरिन आउटपुट रिड्यूस्ड है तो आपने स्टेज 3 में जाना है। क्लियर। और स्टेज 4 में कब जाओगे? जब फ्लूइड देने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ पा रहा। अगला क्वेश्चन है कि जब कार्डिक इमेजिंग कर रहे हैं तो हम स्टेंट डालते हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में मोटिरेटर बैंड होते हैं जहाँ पे स्टेंट पास करते हैं। राइट वेंट्रिकल में जो मोटिरेटर ब्रांच है उसमें राइट बंडल ब्रांच ऑफ हिस होता है, राइट बंडल ब्रांच इसमें से गुजरती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एक पेशेंट है जिसको विजन लॉस है। मेन थिंग इज के ऑप्टिक ट्रैक की लीजन है। ऑप्टिक ट्रैक में क्या होगा? कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिनोपिया। बेस्ट आंसर इज अल्फा। डिमेक्लोसाइक्लिन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में इस्तेमाल होती है, एडीएच के रिसेप्टर को खराब कर देती है, रेजिस्टेंस करवा देती होती है। स्प्रेड एंकल, एंकल में मोच आ गई है, अगर एक्सेसिव ई वर्जन है तो उसमें मीडियल लिगामेंट डेल्टॉइड लिगामेंट डैमेज होगा और अगर एक्सेसिव इनवर्जन है तो इसमें लैटरल लिगामेंट एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट डैमेज होगा। एडिनिक्सल मास जिसमें हेयर, टीथ, स्किन है तो ये मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, डर्मोइड सिस्ट होता है। आयोर्टिक एनोरिज्म है। आयोर्टिक एनोरिज्म में इलास्टिक लामिना वो डैमेज हो जाता है जिससे आयोर्टिक एनोरिज्म के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है उसको लोब डाययूरेटिक दिया है तो वो हाइपोक्लीमिया करवा देगी और डिहाइड्रेशन भी करवा देती होती है। बैलेंस और आई मूवमेंट के लिए फ्लोकुलो नोडुलर लोब या वेस्टिबुलो सेरिबेलम होता है। डाइजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कर देती होती है, वेगल स्टिमुलेशन करवा देती होती है। क्लियर। एमआई वाला पेशेंट है, प्रीवियस एमआई को देखने के लिए डीप प्रोलॉन्ग क्यू वेव्स जिसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स कहते हैं वो हम देखते हैं। अगर हमें डीप क्यू वेव्स मिल रही है तो इसका मतलब है पेशेंट को पहले हार्ट अटैक हो चुका है। इसके अलावा पुअर आर वेव प्रोग्रेशन ये भी हम देखते होते हैं। तो जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है तो वो कमेंट्स में लिख दे क्यू वेव्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल पे नए हो या पुराने हो तो सब्सक्राइब कर देना।